Hello, intelligent people. Welcome back to the channel Inside Education Hub. I know it's been very long that I've been posted a video for you people, but I had been a lot busy lately. Actually, I'm an active participant in co-curricular activities such as public speaking, so I had to invest a lot of time into that. Apart from that, I had my semester examinations. On top of that, there were a few family functions, and then I had to also focus on my extra studies apart from my college ones. So I literally did not get a plenty amount of time to create a good amount of video for you people. So today I'm here back with the chapter 5 of economic semester 1, which is concepts of demand and law of demand. तो बेसिकली हम जब जनरल लाइफ में वर्ड्स यूज़ करते हैं तो हम तीन वर्ड्स जैसे कि डिमांड वांट और डिज़ायर, इन तीनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, इन तीनों वर्ड्स का जो मीनिंग होता है ना, वो अलग अलग होता है. अगर हम डिज़ायर को देखें तो एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू बाय अ कार, आप एक कार खरीदना चाहते हो लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो दिस इज़ जस्ट अ डिज़ायर. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप एक कार खरीदना चाहते हो, आपके पास पैसा भी है लेकिन आप उसको स्पेंड नहीं करना चाहते, देन इट इज़ अ वांट. एंड थर्ड केस, व्हेन यू हैव द प्लेंटी अमाउंट ऑफ मनी, यू हैव द डिज़ायर, आप खरीदना भी चाहते हो और स्पेंड भी करना चाहते हो, मतलब आपके पास स्पेंड करने की भी आपकी इच्छा हो रही है उस मनी को उस चीज़ पे, देन इट इज़ व्हाट इज़ नोन एज डिमांड. What does demand means? It means how much quantity of a commodity will be purchased at different prices. अब दो चीज़ें होती हैं, वन इज़ डिमांड एंड वन इज़ क्वांटिटी डिमांडेड. इन दोनों में डिफरेंस होता है, काफ़ी माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, बट डिफरेंस होता है. डिमांड मतलब होता है पूरा डिमांड टेबल जो एक कंज्यूमर अपने दिमाग में ड्रॉ कर लेता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे मैं इतना खरीदूँगा, और अगर वो प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है तो उस हिसाब से मैं अपनी डिमांड भी ऊपर नीचे कर लूँगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिमांड जो एक कंज्यूमर करेगा एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो जहाँ डिमांड एक पूरा मतलब टेबल शो करता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉरस्पॉन्डिंग प्राइजेस पे डिफरेंट डिफरेंट डिमांड लेवल को बताता है, वहाँ क्वांटिटी डिमांडेड सिंपली एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाएगी उसको बताता है. अब जो हमारा क्वांटिटी मतलब डिमांड जो होता है उसका एक शेड्यूल होता है और एक कर्व होता है. तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल्स. एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब कि एक वो टेबल जो एक इंडिविजुअल अपने दिमाग में ड्रॉ कर लेगा अबाउट द डिफरेंट प्राइस लेवल. फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस 1 पर यूनिट है तो वो क्वांटिटी डिमांड कर रहा है 4, और अगर वो बढ़ जाता है 2 रुपीज़ पर यूनिट हो जाता है तो उसने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड घटा दी विच इज़ 3 यूनिट्स. अब अगर फिर से वो और कम हो जाता है तो रिस्पेक्टिवली वो डिमांड और कम हो जाती है, एंड प्राइस अगर और बढ़ जाता है तो वो डिमांड फिर से और घट जाती है. ठीक है. तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में देखें तो मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है एक कम्युलेटिव इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स का, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स का एक कम्युलेटिव जो टेबल होता है उसको मार्केट डिमांड शेड्यूल बोल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ देखें तो दिस मार्केट डिमांड शेड्यूल शोज द मार्केट डिमांड्स ऑफ टू इंडिविजुअल्स विच इज़ ए एंड बी. अब उन दोनों की जो डिमांड्स थी एट पर्टिकुलर प्राइस लेवल उसको इसने कम्युलेटिवली बताया. जैसे 1 रुपीज़ जब पर यूनिट प्राइस था तो ए की डिमांड थी 4 एंड बी की डिमांड थी 5. तो मार्केट डिमांड कितनी हो गई? 4 + 5 विच इज़ इक्वल टू 9. तो दिस इज़ मार्केट डिमांड शेड्यूल. अब इसके बाद क्या आता है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड कर्व बेसिकली जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, और मार्केट डिमांड कर्व हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल का क्या है? पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है. नाउ व्हाट वी हैव इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन. दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमारा एक डिमांड फंक्शन होता है. व्हाट इज़ दैट डिमांड फंक्शन? q of x is equal to f which is a function of p of x, p of r, y, t, w and e. अब पी एक्स का मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. पी आर का मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. वाई मतलब इनकम. टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस.
W मतलब कंज्यूमर की वेल्थ और E मतलब एक्सपेक्टेशंस. दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस बेसिक मतलब ये जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं यही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारा डिमांड को स्पेसिफाई करने के लिए. सबसे पहला डिटर्मिनेंट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लेट्स सी एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, यू गो टू अ मार्केट. आप गए एप्पल्स खरीदने. अब अगर एप्पल आपको 80 रुपीज़ पर केजी मिल रही है तो यू विल बाय 1 kg ऑफ एप्पल. अगर वो एप्पल का प्राइस डिक्रीज़ होके 50 रुपीज़ पर केजी हो जाता है तो आपकी डिमांड ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगी और आप 1 kg की जगह 2 kg प्रेफर कर लोगे. एंड इफ़ द डिमांड प्राइस इंक्रीजेज फ्रॉम 80 रुपीज़ पर केजी टू 100 रुपीज़ पर केजी, तो आप क्या करोगे, आपकी डिमांड घट जाएगी. जहाँ आप पहले 1 किलो एप्पल खरीद रहे थे अब आप मे बी हाफ a kilogram or even maybe less than that you'll buy. So what basically means that there is an inverse relationship between price and income, which means P of R is inversely proportion to income. अगर proportionally I'm very very sorry मैंने गलत लिख दिया. The price of a commodity is inversely related to demand. अगर demand increase होगी, अगर प्राइस हमारा इंक्रीज़ होगा तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. एंड इन्वर्सली अगर हमारा प्राइस डिक्रीज़ होगा तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोपिंग होता है, मतलब ऊपर से नीचे जाता है. ठीक है. उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. There are two types of related goods. One is substitute goods and second is complementary goods. Supplementary goods कौन से goods होते हैं? Substitute goods वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप दो कमोडिटी गुड्स हैं A और B, तो इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है. A की जगह आप B यूज़ कर सकते हो और B की जगह A यूज़ कर सकते हो. दोनों प्रोवाइड ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. अब मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल टी और कॉफ़ी, अगर टी का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो आप कॉफ़ी को प्रेफर करना शुरू कर दोगे ऑब्वियसली, तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी. एंड ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग अगर कॉफ़ी की डिमांड डिक्रीज़ हो जाती, प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाते हैं तो टी की जो डिमांड थी वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब लोग क्या प्रेफर करेंगे, कॉफ़ी ओवर टी. तो दिस इज़ समथिंग, दिस आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है. या फिर हम कह सकते हैं कोका कोला और पेप्सी. अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाएगा, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग कोका कोला को प्रेफर करना शुरू कर देंगे. और अगर पेप्सी का प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है तो लोग कोका कोला को छोड़ के पेप्सी पीने लग जाएंगे. तो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स. नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं. फॉर एग्जांपल कार और पेट्रोल, ब्रेड और बटर. अब ब्रेड और बटर है, ये दोनों इतने एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कि अगर ब्रेड का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो बटर की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. और अगर ब्रेड का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर ब्रेड का प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा तो बटर की भी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. मतलब एक के प्राइस की वजह से दूसरे के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है. दीज आर कॉल्ड रिलेटेड गुड्स. अब सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो हमारा डिमांड कर्व था वो पॉजिटिवली स्लोपिंग था, ऐसे इट इज़ गोइंग upwards like this. And in the case of complementary goods it is negatively sloping, ये ऐसे जा रहा है. Are you getting that? Okay, then we have the income of the consumer. अब इनकम जो होती है वो भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. There is a positive relationship between income and the consumer of his demand for a good. In simple words, अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज़ हो जाती है, अगर इनकम जो है वो कंज्यूमर की इंक्रीज़ हो जाती है, इनकम किससे डिनोटेड होती है, वाई से. तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर अगर इंक्रीज़ होगी तो कंजम्पशन भी वो क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा. ऑब्वियसली अगर आपके पास पहले 100 रुपये थे तो आप सिर्फ 100 ही रुपये स्पेंड कर पा रहे थे, 100 रुपीज़ का ही कंजम्पशन कर पा रहे थे. लेकिन व्हेन योर इनकम इंक्रीज फ्रॉम 100 to 200 तो अब आप ज़्यादा कंजम्पशन कर सकते हो ऑब्वियसली. अब हमारे इनकम ऑफ द कंज्यूमर के में इसमें दो टाइप के गुड्स होते हैं. एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इन्फीरियर गुड्स. अब नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है कि अगर हमारे प्राइजेस इंक्रीज़ हो जाएंगे
तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज, मतलब अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब देखो ये हमारा ग्राफ है, दिस इज़ इनकम एंड दिस इज़ क्वांटिटी डिमांडेड। अगर हमारी इतनी लेवल ऑफ इनकम थी तो मैंने इतना लेवल ऑफ क्वांटिटी डिमांड की, और मेरी जब इनकम इतनी बढ़ गई तो मैंने अपनी डिमांड इतनी कर ली। सो व्हाट वुड बी माई डिमांड कर, दिस वुड बी माई डिमांड कर्व। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इन्फीरियर गुड्स होते हैं ख़राब वस्तुएं, सस्ते गुड्स, तो अगर हमारी इनकम बढ़ गई, जैसे आप मार्केट में जाते हो टू बाय समथिंग, तो होती हैं स्टॉल्स होती हैं जिनमें होता है कि देर आर टू क्वालिटीज़ ऑफ गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल्स होंगी, आपको एक ही स्टॉल पे एप्पल मिल जाएंगी 50 रुपीज़ पर केजी वाली, और उसी स्टॉल पे आपको एप्पल्स मिल जाएंगी 30 रुपीज़ पर केजी वाली, जिनकी थोड़ी सी जो मतलब शक्ल ख़राब है या टेस्ट ख़राब है या क्वालिटी ख़राब है, तो उनका प्राइस भी जो होता है वो कम होता है। तो दैट इज़ वन इट इज़ कॉल्ड एज इन्फीरियर गुड्स। तो इसका नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। अगर हमारी इनकम पहले इतनी थी तो मैं इतना ज़्यादा कंजम्पशन कर रही थी इन्फीरियर गुड्स का, लेकिन अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैंने इन्फीरियर गुड्स का कंजम्पशन कब करके कितना कर दिया, इतना कर दिया। सो व्हाट वुड बी माई डिमांड कर्व, ऐसे दिस वुड बी माई डिमांड कर्व, ऐसे कॉनकेव शेप का मेरा डिमांड कर्व होगा। देन व्हाट इज नेसेसरीज ऑफ लाइफ एंड इनएक्सपेंसिव गुड्स। अब कुछ गुड्स ऐसी होती हैं कि जिनके प्राइस लेवल में चेंज आने से उनके गुड्स, उनके मतलब क्वांटिटी डिमांड पे इतना चेंज नहीं आता। जैसे कि न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर इज़ समथिंग अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ऊपर से वो सस्ती भी आती है। तो अगर मेरी इनकम लेवल इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो जाएगी या उसका प्राइस इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसी मैच बॉक्स विच इज़ जस्ट कॉस्ट रुपीज़ अराउंड 1 to 2 रुपीज़, तो अगर उसकी प्राइस बढ़ घट भी जाता है या हमारी मेरी इनकम बढ़ या कम भी हो जाती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आता है टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, कि उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड पे कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस क्या हैं, क्या उसको पसंद आता है, कैसा मौसम चल रहा है, वेदर इट इज़ विंटर और समर्स। इफ़ इट इज़ विंटर्स तो वन वुड प्रेफर स्वेट शर्ट्स, हुडीज़, जैकेट्स। अगर समर चल रहा है तो वन वुड प्रेफर शॉर्ट्स, हाफ स्लीव टी शर्ट्स एंड कॉटन शर्ट्स। तो जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो भी मैटर करता है। आजकल तो ट्रेंड्स भी इतने होते हैं कि वेयर देयर वर जस्ट 4 सीजन्स अर्लियर, 4 सीजन्स के हिसाब से फैशन ट्रेंड्स आते थे। नाउ देर आर सो मेनी फैशन ट्रेंड्स विच जस्ट चेंज इन अ वीक, हर वीक कुछ नया ट्रेंड आ रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू विच टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर चेंज। अब एक्सपेक्टेशंस, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं मार्केट गई एंड आई फाउंड दैट एप्पल इज़ रुपीज़ 50 पर केजी, 50 पर केजी। लेकिन मुझे लगता है कि 2 दिन के बाद क्या होगा, एप्पल की जो प्राइजेज़ होंगी ना वो 30 रुपीज़ पर केजी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, 30 रुपीज़ पर केजी। तो मैं आज जो मेरा डिमांड है मैं उसको क्या कर दूँगी, कम, अपनी प्रेजेंट डिमांड को कम कर लूँगी कि फ्यूचर में वो सस्ता होने वाला है। तो मैं अब जितना मेरा एक मिनिमल जो मेरी सेटिस्फैक्शन है उसको पूरा कर लेती हूँ। जब उसकी प्राइस सस्ती हो जाएगी तो मैं ज़्यादा खरीद दूँगी। तो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेशन। एंड इन अपोजिट केस, अगर आज एप्पल्स 50 रुपीज़ पर केजी है और मुझे लगता है कि कल जो एप्पल है ना वो 80 रुपीज़ पर केजी हो जाएगी, तो मैं आज क्या कर लूँगी, स्टॉक कर लूँगी, ताकि मुझे बाद जब महंगी हो जाए एप्पल, जब ना लेनी पड़े, तो मेरी प्रेजेंट डिमांड उस हिसाब से क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। देन वी हैव साइज एंड कंजम्पशन ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन है कंट्री में, कितने करोड़ की पॉपुलेशन है, कैसी कॉम्पोजिशन है, कितने फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने ओल्ड एज पीपल हैं, और उनके, तो दिस इज समथिंग कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। एंड देन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पुअर ज़्यादा है, कम थोड़े हैं। अगर हमारी कंट्री में पुअर ज़्यादा होंगे और एक कंट्री में रिच कम होंगे, तो जो हमारी लग्जरी आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम्स की डिमांड क्या होगी, कम होगी। ऐसे ही अगर इसका रिवर्स होता है, अगर पुअर कम है रिच ज़्यादा है, तो लग्जरी डिमांड्स की जो रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी, वो ज़्यादा होगी। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड और मूवमेंट अलाउंग एंड शिफ्ट इन डिमांड का, बेसिकली
एक डिमांड कर्व, सबसे पहले तो देखते हैं डिमांड कर्व क्या होता है। हमने देखा था डिमांड कर्व ये होता है, दिस इज आर डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज आर डिमांड कर्व विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। दिस इज इनकम एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। अगर इनकम का लेवल इतना होगा तो मैं इतना परचेज करूँगी, और अगर मेरी इनकम, आई एम वेरी सॉरी, it has to be, this is price and this is quantity demanded। अगर मेरा प्राइस इतना होगा तो मैं इतना परचेज करूँगी, और प्राइसेस इतने होंगे तो मैं इतना परचेज करूँगी। सो दिस इज़ व्हाट अ नेगेटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व, और नेगेटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व। इसके अलावा देर आर टू टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। एक होता है मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व, मतलब एक डिमांड कर्व के ऊपर ही यहाँ से यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, और एक होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि एक अलग से ही डिमांड कर्व बन जाता है हमारा। तो फर्स्ट इज मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व, पहला एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, फर्स्ट वन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व जब होता है जब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं और सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। अदर फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। सिर्फ प्राइस के चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, तो उससे क्या होता है? मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। Here we have extension of demand, extension of demand। यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस जब 5 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 यूनिट है, और अगर प्राइसेस डिक्रीज होके 1 यूनिट हो जाता है तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज होके 5 हो जाता है। मतलब जब प्राइस इतना था तो क्वांटिटी इतनी थी, और जब प्राइस इतना हो गया तो क्वांटिटी की डिमांडेड कितनी होगी? इतनी। दिस इज व्हाट अ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। मतलब इस प्राइस लेवल पे 5 यूनिट पे मैंने कितना परचेज़ किया? 1, और इस प्राइस लेवल पे मैंने कितना परचेज़ किया? 5। तो हम यहाँ से कहाँ शिफ्ट हुए? यहाँ, जहाँ पहले प्राइस 5 था और मेरी इनकम क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, से फिर जब प्राइस डिक्रीज होके 1 पर यूनिट हुआ तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी? 5। तो मैंने यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ शिफ्ट किया, फ्रॉम ए टू बी। देन वी हैव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जब होता है, जैसे कि हियर वी हैव एन एग्जांपल, अगर प्राइस 1 यूनिट था तो मैंने डिमांड की 5 यूनिट्स। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है 5 पर यूनिट तक तो डिमांड कितनी की? 1 यूनिट। डायग्राम बनाते हैं। प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस मेरा जब 1 था मैंने इतना किया, और जब मेरा प्राइस बढ़ गया 5 यूनिट्स पे तो मैं यहाँ आ गई। तो बेसिकली मैं यहाँ से यहाँ गई, फ्रॉम हियर टू हियर मैं गई बी से ए पे। तो बेसिकली जब मैं ए से बी पे गई जब तो था मेरा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और अब जब मैं बी से ए पे गई दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसके बाद आता है चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जब मेरा पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि प्राइस तो कांस्टेंट होता है लेकिन अदर फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल होता है। मतलब इंक्रीज इन डिमांड हो जाए, डिक्रीज इन डिमांड हो जाए, सब्सटीट्यूट गुड्स या रिलेटेड गुड्स के डिमांड में चेंज आ जाए, टेस्ट या प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए, पॉपुलेशन चेंज हो जाए, इन सब फैक्टर्स के चेंज से क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है, ना कि प्राइस। जो प्राइस लेवल है उस कमोडिटी का वो क्या है? कांस्टेंट है। तो सबसे पहला वी हैव इंक्रीज इन डिमांड, या फिर एक्सटेंशन इन डिमांड या इंक्रीज इन डिमांड। मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व में एक्सटेंशन होता है, और जो शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है उसमें इंक्रीज इन डिमांड होता है। तो दिस आर प्रेफरेबल टर्म्स, इनको अगर आप इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते हो। मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व में एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है, और शिफ्ट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व में इंक्रीज इन डिमांड होता है। सो हियर वी हैव प्राइस लेवल, दिस इज आर कमोडिटी डिमांडेड लेवल। अब प्राइस लेवल इतना था तो मैंने प्रोड्यूस किया इतना। जब
लेट्स क्रिएट द डायग्राम अगेन. सो ये है मेरा प्राइस लेवल, दिस इज़ कॉमोडिटी डिमांडेड लेवल. प्राइस लेवल क्या है? कांस्टेंट. अगर मैं यहाँ से इस डिमांड कर्व पे जाती हूँ, मतलब डी डिमांड कर्व से डी वन डिमांड कर्व पे जाती हूँ, तो दिस इज़ इंक्रीज इन डिमांड. एंड ऑन द अपोजिट, जब मेरा डिमांड कर्व ऊपर से नीचे शिफ्ट हो जाता है, मतलब प्राइस लेवल मेरा कांस्टेंट है और मैं यहाँ से इस वाले पे आ गई, दिस इज़ डी एंड दिस इज़ D1. सो दिस इज़ व्हाट डिक्रीज इन डिमांड. सो बेसिकली अगेन लेट मी क्लैरिफाई दैट मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है, और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड होता है. Next, the most important part of the chapter, that is law of demand. First, read the definition of what law of demand basically states. So, what does it state? Law of demand states that other things being constant, the demand for a good extends with a fall in price and contracts with a rise in price. There is an inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. This is basically what law of demand means. इन सिंपल वर्ड्स, अगर मेरा कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी. एंड अगर मेरी प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा तो मेरी डिमांड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी. समझ रहे हो? व्हाट ईयर मीन्स कि पी और डी में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है. कैसा रिलेशनशिप है? एक इन्वर्स रिलेशनशिप है. Then there are different definitions provided by different economists, जैसे कि in the words of Pilas, the law of demand states that other things being constant, the quantity demanded per unit of time will be greater the lower the price and smaller the higher the price. ये कुछ definitions हैं to make your answer more effective, attractive. आप इनको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप एक normal definition जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हो. देन लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. तो वही चीज़ है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो मेरा लॉ डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज़ होगा तो मेरी लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा. सी लुक एट दिस डायग्राम, फिगर नंबर 13. जब मेरा प्राइस लेवल P था तो आई हैड L लेवल ऑफ डिमांड, और जब मेरी प्राइस P1 हो गई, इट डिक्रीज्ड, तो मेरा जो कंजम्पशन क्वांटिटी डिमांडेड थी वो क्या हो गई? L1 तक पहुंच गई, मतलब इंक्रीज हो गई. तो यहाँ से मेरी यहाँ आ गई डिमांड कर्व. तो दिस इज माय डिमांड कर्व DT, विच इज़ नेगेटिवली स्लोपिंग. अब इसके assumptions क्या क्या होते हैं? लुक एट दिस. द डिमांड X, DX मतलब डिमांड फॉर अ कमोडिटी क्या है मेरी? P ऑफ X तो वेरिएबल है, एंड सारे बाकी फैक्टर्स के ऊपर क्या है? एक बार है. मतलब PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी कांस्टेंट है, इनकम भी कांस्टेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी कांस्टेंट है, और एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर वो भी क्या है? कांस्टेंट है. देन व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स? नाउ दिस इज़ द मोस्ट टेक्निकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. थोड़ा सा टेक्निकल है, इतना ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोपिंग होता ही क्यों है? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सबसे पहला, अ कंज्यूमर डिमांड्स अ कमोडिटी बिकॉज इट हैज़ यूटिलिटी. एक कंज्यूमर क्यों एक कमोडिटी को डिमांड करता है? अपनी यूटिलिटी, मतलब खुद को सेटिस्फाई करने के लिए. जैसे जैसे वो एक कमोडिटी को इंक्रीज़ करता जाएगा उसकी कंजम्पशन, तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? सक्सेसिव यूनिट के साथ डिक्रीज़ होती चली जाएगी. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होती है उसकी कंजम्पशन पे. ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपको यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा. देयर इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट चैप्टर इसके बाद, आई गेस 7th 8th चैप्टर कुछ है जो मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर फोकस करता है. In that you will very beautifully understand what marginal utility means. या फिर I guess it's in the second semester, but there is a different chapter related to marginal utility. The relationship between the law of demand and law of diminishing marginal utility is helped with the following schedule. Look at the schedule. अगर मैंने 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम खाई तो मुझे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली? कितनी यूटिलिटी मिली? 8 यूनिट्स की. अगर मैंने जब दूसरी यूनिट ऑफ आइसक्रीम खाई
तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिली 6। जब मैंने एक और आइसक्रीम खाई तो मेरी यूटिलिटी कितनी डिक्रीज़ हो गई, 4 पे आ गई। और जब मैंने एक और यूनिट ऐड की तो मेरी यूटिलिटी कितने पे पहुंच गई, 2 पे पहुंच गई। मतलब जैसे जैसे हम किसी चीज़ का कंजम्पशन करते जाते हैं सक्सेसिवली, तो उसकी जो यूटिलिटी प्रोवाइड करती है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पनीर की सब्ज़ी पसंद है तो पनीर की सब्ज़ी यू कैन ईट ओनली आफ्टर अ स्पेस, या फिर एक कुछ टाइम पीरियड के गैप के बाद ही आप उसको खा सकते हो। अगर आपको सुबह भी पनीर की सब्ज़ी मिल रही है, लंच में भी आपको वही मिल रहा है, डिनर में भी वही मिल रहा है, फिर नेक्स्ट डे फिर से लंच में, डिनर में, मतलब आपको कॉन्सिक्यूटिवली एक हफ्ते तक अगर आप दिन रात सिर्फ पनीर की सब्ज़ी खा रहे हो, तो ऑब्वियसली योर यूटिलिटी दैट यू विल गेट फ्रॉम दैट पनीर की सब्जी वो डिक्रीज होती जाएगी विद सक्सेसिव कंजम्पशन। Next is income effect. Income effect is the effect that a change in a person's real income caused by the change in price of a commodity has on the quantity of that commodity. अब क्या होता है कि आपकी जो इनकम थी वो थी 15K फॉर एग्जाम्पल, और आप उससे 2 चीज़ें खरीद रहे हो। मतलब लेट्स सी देयर आर ओनली 2 आइटम्स यू हैव टू बाय फ्रॉम योर इनकम, वन इज़ एप्पल एंड द अदर इज़ बनाना। ठीक है, अगर एप्पल 5 रुपीज़ पर केजी है और बनाना 2 रुपीज़ पर केजी है, तो आप इतनी सी इनकम से ज़्यादा ए और बी चीज़ें खरीद पाओगे ना। लेकिन अगर ए की प्राइस इंक्रीज होकर 7 यूनिट्स हो जाती है, या फिर से 10 यूनिट्स हो जाती है, 10 रुपीज़ पर केजी, और बी की प्राइस 20 हो जाती है, तो आप इसी इनकम से कम चीज़ें ले पाओगे, कम क्वांटिटी ऑफ दीज 2 आइटम्स खरीद पाओगे। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज इनकम इफेक्ट। आपका क्या हुआ, चेंज इन प्राइस की वजह से कमोडिटीज़ के आपकी रियल इनकम भी क्या हो गई, चेंज हो गई। जहाँ आप पहले कम उसी इनकम से लो प्राइजेस पे ज़्यादा चीज़ें खरीद पा रहे थे, अब आप उसी इनकम से ज़्यादा प्राइजेस पे क्या खरीद पाओगे, कम चीज़ें खरीद पाओगे। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज इनकम इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज द इफेक्ट दैट अ चेंज इन अ रिलेटिव प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड हैज़ ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑन द अदर गुड्स। अब हमने सब्सटीट्यूट गुड्स के बारे में पीछे तो पढ़ा ही था कि अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो टी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो पीपल विल प्रेफर कॉफ़ी ओवर कॉफ़ी ओवर टी, तो टी की जो कंजम्पशन है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। एक के प्राइस में चेंज से दूसरे के प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ जाता है, दैट इज़ नोन एज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। और इसके कारण भी जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोप होता है। देन इज डिफरेंट यूजेस। अब मिल्क हैज़ सेवरल यूजेस। फॉर एग्जाम्पल, उससे आप कर्ड भी बना सकते हो, उससे आप पनीर भी बना सकते हो, उसको आप सिंपल ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उससे आप कॉफ़ी भी बना सकते हो, टी भी बना सकते हो, पनीर भी बना सकते हो, चीज़ भी बना सकते हो। देयर आर सो मैनी डिफरेंट यूजेस ऑफ दैट, बट व्हाट यू विल डू, यू विल हैव टू यूज़, मतलब आपके पास उसका लिमिटेड कंटेंट ही है तो आपको उसको लिमिटेड जगह ही लगाओगे। तो एंड क्या होगा कि अगर उसके प्राइस में फॉल हो जाता है, किसी एक गुड है जिसके डिफरेंट यूजेस है, और अगर उसके प्राइस में डिक्रीज आ जाएगा तो ऑब्वियसली आप उसकी कंजम्पशन इंक्रीज कर दोगे। दिस इज व्हाट इज नोन एज डिफरेंट यूजेस। और इसकी वजह से भी जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोप होता है। अब साइज ऑफ द कंज्यूमर, अब अगर कंज्यूमर ग्रुप में चेंज आता है, मतलब पहले जहाँ पे रिच ज़्यादा थे और पुअर आदमी कम थे, तो लग्जरी आइटम्स जैसे कि डायमंड, गोल्ड, कार्स, एसीज, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर हमारी जो पुअर स्ट्रैटा ऑफ द इकोनॉमी है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिच कम है, तो बेसिक आइटम्स जैसे कि खाना पीना, रोटी मकान, इन चीज़ों की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर रिच पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर पुअर स्ट्रैटा ऑफ द इकोनॉमी ज़्यादा होगा तो हमारी इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। अब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, जैसे कि आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन या वेबलिन गुड्स, इनको लग्जरी गुड्स भी कहा जाता है, जैसे कि ज्वेलरी,
डायमंड्स या फिर कॉस्टली जेम्स, कारपेट्स, इनका क्या होता है कि दीज गुड्स आर बेसिकली कि अगर इनका प्राइस इंक्रीज भी होगा ना, तो भी इनकी जो कंजम्पशन है, इनकी जो डिमांड है उस पर कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। इनफैक्ट जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ज़्यादा लोग इसको बाय करते हैं, ताकि उनका स्टैंडर्ड जो है ना सोसाइटी में वो इंक्रीज़ हो जाए। ऐसे ही इग्नोरेंस, कुछ गुड्स होते हैं इग्नोरेंस की जिनकी प्राइस काफ़ी लो होती है। मतलब many a times consumers out of a sheer ignorance or poor judgment consider a commodity to be of low quality if its price is low। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ गुड्स, इनफैक्ट कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं कि वो ऐसे सोचते हैं कि इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज़ कम, तो उसकी जो क्वालिटी है वो भी ख़राब है, और अगर उसकी प्राइस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी ज़्यादा है। तो दीज आर सम इग्नोरेंसेज जो कंज्यूमर्स प्ले करते हैं। उसके बाद होते हैं गिफन गुड्स, मतलब ख़राब वस्तुएं, इन्फीरियर गुड्स, कि अगर इनका प्राइस कम भी हो जाता है तो भी इनकी डिमांड पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर इनका प्राइस बढ़ जाता है तो भी इनकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड देन देयर इज़ एक्सेप्शन ऑफ राइज और फॉल इन फ्यूचर। अगर if prices are likely to rise more in the future, then even at the existing higher price people may demand more units। कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन क्या होता है, कि एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, कि अगर फ्यूचर में हमें दिख रहा है कि प्राइजेस कम ज़्यादा होने वाले हैं, तो उसकी वजह से उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डिमांड को एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी कमोडिटी में राइज या फॉल होगा, तो अगर राइज होगा तो एट प्रेजेंट चाहे बेशक उसकी कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी हम बाय करके स्टॉक करके रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में हमें खरीदनी ना पड़े। तो दिस इज़ एक्सेप्शंस। इन एक्सेप्शंस की वजह से, इन एक्सेप्शंस पे जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो वर्क नहीं करता है। So this was the chapter. I hope you got it. If as soon as I get time for the next chapter, I will post the video for the next chapter as well. Till then, keep learning, keep growing, keep understanding, keep nourishing your talent, your values, your knowledge, and best of luck. Bye bye.